अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન। તો વિભાગ એ ગુજરાતના ખાલી જગ્યા ખાતે સૂર્ય મંદિર આવેલું છે। तो जवाब आएगा इसका ऑप्शन बी मोढेरा। और सूर्य मंदिर मोढेरा में आया हुआ है। કાઝીરંગા, કોર્બેટ, વેળાવદર, ગીર, દચીગામ વગેરે અગત્યના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે। तो આ વિધાન સાચું છે। કાઝીરંગા, કોર્બેટ, વેળાવદર ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो આ વિધાન સાચું છે। પ્રશ્ન 3, દેશમાં કુલ મગફળી उत्पादનમાં खाली जगह राज्य प्रथम क्रमे છે। तो गुजरात। देश में मगफड़ी के उत्पादन में गुजरात प्रथम क्रम पर आता है। भारत सरकारे वायु प्रदूषण नियंत्रण धारो कई साल में पसार कर्यो हतो? जवाब ईस्वीसन 1981। तो भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा ईस्वीसन 1981 में पसार किया। प्रश्न 5, ईस्वीसन 1995 विश्व व्यापार संगठन शुरू करवामां आव्युं हतुं? आ विधान साचुं छे। विश्व व्यापार संगठन ईस्वीसन 1995 में ही शुरू हुआ है। तो ये विधान सही है। विभाग बी। प्रश्न 6, मानव जीवन अने माटी वच्चे घणो ज प्राचीन संबंध रह्यो छे। आ विधान समझावो। तो हमारा सवाल क्या है, मानव जीवन और जो मिट्टी है उसके बीच में बहुत ही प्राचीन संबंध है, बहुत ही पुराना संबंध है। ये विधान हमको समझाना है। तो जवाब देखते हैं हम। मानव जीवन अने माटी वच्चे खूब ज प्राचीन संबंध रह्यो छे। इंसान और मिट्टी का बहुत ही पुराना संबंध है। व्यक्तिना जन्मथी मरण सुधीनी यात्रा माटी साथे जोड़ाई रहे छे। जन्म से मृत्यु तक की इंसान की जो यात्रा है वो पूरी पूरी मिट्टी के साथ ही जुड़ी हुई है। धातु कामनी शोध न होती थई त्यारे मानवी माटीमांथी बनावेला साधनों उपयोग करतो। प्राचीन समय में जब धातु की शोध नहीं हुई थी तो उस टाइम के लोग मिट्टी में से बनाए हुए साधनों का इस्तेमाल किया करते थे, जेमां रमकड़ा, घड़ा, कुलड़ी, माटीना चूला, अनाज संग्रह करवा माटेनी कोठीओ तेमज मकानों की दीवालों पर माटी अने छाणथी लीपवामां आवती। तो पुराने समय के लोग मिट्टी से क्या क्या बनाते थे? रमकड़े बनाते थे, खिलौने, घड़ा, कुलड़ी, छोटी छोटी जो मटकी होती है वो, माटीना चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, अनाज संग्रह करवानी कोठियों, अनाज को इकट्ठा करने के लिए बड़ी सी कोठी वो भी मिट्टी की बनाते थे। इसके मकानों की दीवालों पर माटी अने छाणथी लीपवामां आवती। पुराने समय के लोग, प्राचीन समय के लोग अपना मकान भी मिट्टी से बनाया करते थे। मकान की जो दीवार होती थी उसे वो मिट्टी और छाण से लीप कर बनाते थे। तेथी कही शकाय कि मानव जीवन अने माटी वच्चे घणो ज प्राचीन संबंध रह्यो छे। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंसान और मिट्टी के बीच बहुत ही पुराना संबंध है। प्रश्न 7, मनोरंजन साथे संस्कार भारतीय नाट्य कलानी विशेषता रही छे। विधान समझावो। तो सवाल में हमको नाट्य कला के बारे में समझाना है। हमें सिर्फ फोकस करना है नाट्य कला के ऊपर। 2 मार्क्स में पूछा है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाए तो आपको 4 मुद्दे लिखने हैं, मतलब कि 4 पॉइंट। तो देखते हैं नाट्य कला में हमको क्या लिखना है। भारतीय नाट्य कला मुख्यत्वे मनोरंजन साथे संस्कार आपती कला है। भारत की जो नाट्य कला है, भारत में जो ड्रामा किया जाता है वो हमको मनोरंजन तो देता ही, इसके अलावा हमें संस्कार भी सिखाते हैं। नाटकનું સંચાલન કરનાર સૂત્રધાર અને રમૂજ વડે આનંદ આપતા વિદૂષકની જોડી સાથેના નાટકો भारतीय नाट्य कलानी आगवी ओळख बनी है। तो जो नाट्य कला में सूत्रधार होते हैं उनको रमूज से हमको आनंद देते हैं। रमूज का मतलब होगा उसमें कुछ छोटे मोटे जोक्स होती है, उससे हमको आनंद देते हैं। और उसमें जो विदूषक की जोड़ी है उसके साथ के जो नाटक है वो नाट्य कला की पहचान है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र नाट्य कला क्षेत्रे अति प्रचलित है। भरत मुनि ने नाट्य कला पर एक पूरा शास्त्र ग्रंथ लिखा हुआ है, बुक लिखी है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। भारत में प्राचीन कालथी नाट्य लेखन अने मंचन अति लोकप्रिय है। भारत में पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही नाट्य लेखन बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। नाट्य कला ए रंगमंच पर दृश्य, श्राव्य अने अभिनयना त्रिवेणी संगम साथे साक्षर, निरक्षर अने अबालवृद्ध सौने मनोरंजन तथा लोक शिक्षण करती भारतनी प्राचीन कला है। 3 चीज़ों का संगम है। दृश्य मतलब देखना, श्राव्य मतलब सुनना और अभिनय, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। तो नाट्य कला में 3 चीज़ें हैं, दृश्य, श्राव्य और अभिनय। तो ये नाट्य कला इन तीनों चीज़ों के साथ ही सभी को मनोरंजन देती है, जैसे कि साक्षर पढ़े लिखे लोग, निरक्षर जो पढ़े हुए नहीं है, और अबालवृद्ध सभी को मनोरंजन और उसी के साथ ही साथ लोक शिक्षण भी देती है, जो भारत की बहुत ही प्राचीन कला है।
પ્રશ્ન 8 વન્યજીવોના વિનાશના કારણો જણાવો। तो सवाल का मतलब समझ लेते हैं। वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जो प्राणी है उनका विनाश क्यों हो रहा है उसके हमको कारण बताना है। तो पहला कारण यह है कि शिकारीઓ વાળ ખાલ એટલે કે ચામડી, હાડકા, શિંગડા, નખ વગેરે મેળવવા માટે प्राणियों शिकार करे छे। शिकारी जानवरों के बाल लेने के लिए, चमड़ी लेने के लिए, उनकी हड्डियाँ इकट्ठा करने के लिए, सिंगड़े लेने के लिए, उनके नख लेने के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं। तो उनका शिकार करेंगे तो जानवर तो खत्म ही हो जाएंगे, उनका विनाश ही होगा। शिकारથી ઘણા વન્ય પ્રાણીઓ લુપ્ત થવા લાગ્યા છે। જંગલમાં લાગતી આગ ઘણા પ્રાણીઓને ભરખી જાય છે। जंगल में जो कुदरती रीत से आग लग जाती उससे बहुत से प्राणियों की जान चली जाती है, जिससे वन्यजीवों का विनाश हो रहा है। निर्वासित થતા ઘણા वन्यजीवों પોતાનો प्राण गुमावे छे। तो वन्य जीव का अगर हम जंगल को काट लेते हैं या जंगल में आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, वन्य जीवों की जान चली जाती है, जिससे वन्य जीवों का विनाश होता है। प्रश्न 9 खरीफ અને रबी पाक विषे બે वाक्यों तफावत लखो। तो खरीफ और रबी पाक के बीच में क्या तफावत है वो देख लेते हैं। तो ચોમાસામાં લેવામાં આવતા પાકને खरीफ पाक कहे छे। खरीफ पाक किसे कहेंगे? जो पाक चौमासे की ऋतु में लिया जाता है, चौमासे की ऋतु में उगाया जाता है, उसे बोलेंगे खरीफ पाक। रवि पाक किसे बोलेंगे? શિયાળામાં લેવામાં આવતા પાકને रवि पाक कहे छे। जिस पाक को शियाड़े में यानी कि ठंडी की ऋतु में उगाया जाता है उसे बोलेंगे रवि पाक। खरीफ पाकનો समय जून जुलाई थी अक्टूबर नवेम्बर सुधीनो छे। खरीफ पाक का एक समयगाળा है। खरीफ पाक जून जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाता है। रवि पाक का समयगाળा देख लेते हैं। रवि पाकનો समय अक्टूबर नवंबर थी मार्च एप्रिल सुधीनो छे। रवि पाक अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर मार्च अप्रैल पर ख़त्म होगा। और ये आप एक चीज़ आसानी से याद रख सकते हो कि खरीफ पाक अक्टूबर नवंबर पे ख़त्म हो रहा है। जहाँ खरीफ पाक ख़त्म हो रहा है वहीं से रवि पाक शुरू हो जाएगा। खरीफ पाक अक्टूबर नवंबर पे ख़त्म हो रहा है और रवि पाक अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल पर ख़त्म हो जाएगा। तक्षशिला विद्यापीठ विषय नोंध लखो। तो तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में हमें बताना है। तक्षशिला विद्यापीठ हालना पाकिस्तान में आवेल रावलपिंडीनी पश्चिम में आवेली हती। तक्षशिला पाकिस्तान में आई हुई है, जहाँ वहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, उससे पश्चिम दिशा की तरफ तक्षशिला विद्यापीठ आई हुई। तक्षशिला विद्यापीठ में वेद, शस्त्रक्रिया, धनुर्विद्या, गजविद्या वगैरह जेवी 64 विद्याओं शिक्षण आपवामां आवतुं हतुं। तक्षशिला विद्यापीठ में वेद के बारे में सिखाया जाता है। शस्त्रक्रिया मतलब हथियार किस तरह से चलाने हैं। धनुर्विद्या जो धनुष होता है, बाण होता है, वो किस तरह चलाना है। गज विद्या हाथी की सवारी किस तरह की जाती है। इस तरह की 64 जैसी विद्या सिखाई जाती थी तक्षशिला में। तक्षशिला विद्यापीठ में विद्यार्थियों ने તેમની પસંદગી અને રસના વિષયમાં शिक्षण આપવામાં આવતું હતું। तक्षशिला विद्यापीठ की एक खास बात यह है कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको जो मनपसंद है, उनको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके जो पसंद के सब्जेक्ट है, उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट उनको सिखाए जाते थे। 5મી સદીની શરૂઆતમાં ચીની પ્રવાસી ફાહિયાને તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી હતી। तो 5वीं सदी की जब शुरुआत हुई, चीन का एक प्रवासी जिसका नाम फाहियान है वो तक्षशिला विद्यापीठ में आया था। विभाग सी 3 मार्क्स का होता है, तो आपको उसमें डबल मुद्दे यानी कि 6 मुद्दे लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं। तो देख लेते हैं। प्रश्न 11 ધોળાવીરા હડપ્પાનું સમકાલીન મોટું व्यवस्थित અને प्राचीन नगर મળી આવ્યું છે, तेना विषय समझ आपो। तो हमको यहाँ पर सिंपली सवाल में ये याद रखना है, धोलावीरा पर फोकस करना है। हमको धोलावीरा के बारे में जानकारी देनी है। तो देखते हैं। ધોળાવીરા ભુજથી લગભગ 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुकाना खदीर में आवेलू है। तो धोलावीरा नगर कहाँ पर आया हुआ है? धोलावीरा नगर भुज में है, लेकिन भुज में एग्जैक्टली कहाँ है वो देखते हैं। तो भुज से 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुका है, वहाँ पर खदीर बेट है, वहाँ एग्जैक्टली वहाँ पर धोलावीरा नगर है। ते हड़प्पा नगरનું समकालीन मोटू અને व्यवस्थित नगर है। हड़प्पा नगर का वो बहुत ही व्यवस्थित नगर है। ધોળાવીરાનો महल, किल्ला અને દિવાલોને सफ़ेद रंग કરવામાં આવ્યો હશે, તેના अवशेषों અહીંથી મળ્યા છે। धोलावीरा का जो महल है, धोलावीरा में से जो महल मिले हैं, किले मिले हैं, दीवार मिली है, उस पर सफ़ेद रंग है, इस तरह के हमको अवशेष वहाँ से मिले हैं।
નગરની કિલ્લેબંધી ખૂબ મજબૂત અને સુરક્ષાની दृष्टिए रक्षणात्मक दीवालों वाली છે। धोलावीरा जो नगर है वो पूरे नगर के चारों तरफ किल्लेबंदी की गई है सुरक्षा के लिए। આ દિવાલો બનાવવામાં પથ્થર, ईंटों અને માટીનો ઉપયોગ થયેલો છે। तो ये धोलावीरा की जो किल्लेबंदी है, जो दीवार है, उसको बनाने में पत्थर, ईंट और मिट्टी का उपयोग किया गया है। नगરમાં પીવાનું પાણી ગળાઈને शुद्ध बनीने आवे तेवी व्यवस्था थी। जो धोलावीरा नगर है वहाँ पीने के पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था की थी उन्होंने कि डायरेक्ट ही घरों में जो उनके पानी आता था वो शुद्ध पानी आता था। प्रश्न 12, भारत कृषि में आवेल टेक्निकल सुधारा विषय टूंक नोंध लखो। तो यहाँ पर सिर्फ फोकस करना है आपको कृषि में आवेला टेक्निकल सुधारा, इस पर फोकस करना है। तो टेक्निकल सुधारा देखते क्या है इसमें। भारत में खेतीना साधनों, बियारणों અને ખાતરોમાં आवेला सुधारा टेक्निकल सुधारा गणाय छे। तो टेक्निकल सुधारा किसे बोलेंगे? भारत की खेती में साधनों में, बियारण यानी कि बीज में और खातरों में जो भी सुधारे आए हैं उसे टेक्निकल सुधारा कहा जाएगा। भारतનો ખેડૂત सिंचाई માટે पहला कोसનો उपयोग करतो હતો। भारत का जो ખેડૂત है पहले के टाइम में सिंचाई के लिए कोस इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तेनी जग्याए हवे ते सबमर्सिबल पंप के मोनोब्लॉक पंप वापरतो थयो छे। भारत का खेडूत पहले सिंचाई के लिए कोस वापरता था, उसके बदले अब वो सबमर्सिबल पंप या मोनोब्लॉक पंप का इस्तेमाल करने लगा है। આજનો ખેડૂત સુધારેલા બિયારણોનો उपयोग કરવા लाग्यो छे। आज के ज़माने का जो खेडूत है, आज के समय का जो खेडूत है, बियारण वापरने लगा है। ते NPK એટલે કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ, DAP डाई एमोनिया फॉस्फेट जेवा रासायनिक खातरों उपयोग करतो थयो। हमारे भारत का खेडूत आज के टाइम पे रासायनिक खातरों का इस्तेमाल करने लगा है। रासायनिक खातरों के यहाँ पर दो नाम याद रखने आपको। NPK, N मतलब होगा नाइट्रोजन, P मतलब होगा फॉस्फरस और K मतलब होगा पोटाश। इसी तरह दूसरा नाम है DAP, इसका मतलब होगा डाई एमोनिया फॉस्फेट। इस तरह के रासायनिक खातरों का इस्तेमाल हमारा खेडूत करने लगा है। ખેડૂતોને નવી તકનીક વિશે માર્ગદર્શન આપવા સરકારે DD કિસાન ચેનલ, ટોલ ફ્રી નંબર 1800-180-1551 અને આઈ ખેડૂત અને એગ્રી માર્કેટ જેવી મોબાઈલ એપની सुविधा शुरू करी है। तो खेडूतों को टेक्नोलॉजी के द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए सरकार ने चैनल शुरू की है, DD किसान चैनल। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है उनको 1800-180-1551। इस पर फ़ोन करके खेडूत को जो भी माहिती चाहिए, जो भी उसको समस्या है, उसका निवारण वो ला सकता है। इसके अलावा आई खेडूत और एग्री मार्केट जैसी मोबाइल ऐप की सुविधा भी शुरू की है। विभाग डी। अब विभाग डी आपको 4 मार्क्स में पूछाता है, तो 4 मार्क्स में डबल मुद्दे यानी कि आपको 8 मुद्दे लिखने, 8 से 10 मुद्दे आप लिख सकते हो। भारत में गरीबी उद्भववाना कारणों कया कया छे समझावो। तो भारत में गरीबी के कारण क्या है, भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो देख लेते हैं। देश में वरसादनी अनियमितता અને સિંચાઈની અપૂરતી સગવડોને કારણે ખેત પેદાશોની આવકમાં ઘટાડો થયો છે। तो हमें पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, 60% लोग खेती करते हैं। तो वो उन खेडूतों को खेती करने के लिए बरसात की ज़रूरत है, लेकिन बरसात हमारे देश में बहुत ही अनियमित है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारा आता है सिंचाई का। तो सिंचाई की सगवड़ भी हमारे पास अपूर्ति है, जिससे खेडूत उत्पादन नहीं कर पाते हैं और उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो गरीब हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रे ચોમાસાની ઋતુ સિવાયના સમયમાં वैकल्पिक रोजगारीની તકોનો अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास चौमासे की ऋतु के अलावा जो ऋतु आती है, जो समय बचता है, उसके अलावा कोई रोजगारी नहीं है उनके पास। मतलब चौमासे में वो लोग खेती तो कर लेते हैं, लेकिन चौमासे के अलावा जो समय बचता है उसमें क्या काम करना, उनके पास उसका कोई विकल्प नहीं होता। गामडाना लोकोमां कृषि सिवायना बीजा व्यवसायों माटे जरूरी शिक्षण ज्ञान होतो नहीं। गामड़े के जो लोग हैं उनको सिर्फ खेती का ही काम आता होता है, इसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में उनको ज्ञान, नॉलेज नहीं होता। देश में निरक्षरताનું प्रमाण વધારે હોવાથી व्यक्ति शोषण અને अन्यायનો भोग बने छे। निरक्षरता का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो इस निरक्षरता की वजह से लोगों का शोषण होता है और वो लोग अन्याय का भोग बनते हैं।
સરકારે બનાવેલી યોજનાઓનો લાभ ઉઠાવી શકતો નથી। अब इंसान निरक्षर है तो निरक्षर होने की वजह से सरकार ने जो योजना बनाई है उनके फ़ायदे के लिए वो निरक्षर व्यक्ति उस योजना का लाभ नहीं उठा पाता। टेक्नोलॉजीમાં ફેરફાર થતાં ગામડાના વ્યવસાયો પડી ભાંગ્યા। अब गामड़े के लोग छोटा मोटा घर में कामकाज कर लेते थे, लेकिन अब आया है, अब टेक्नोलॉजी में फेरफार आ गया है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया है। नवी नवी टेक्नोलॉजी आती रहती है जो गामड़े के लोगों को इतना समझ नहीं आता उस पर किस तरह से काम करना है। तो इस वजह से जो गामड़े के छोटे मोटे घर में चलते हुए उद्योग थे वो सब बंद हो चुके हैं। તેથી બેકારીમાં વધારો થયો। इस अब व्यवसाय बंद हो गए तो बेकारी यानी कि बेरोजगारी में વધારા हुआ है। અંતે દેશમાં ગરીબીનું પ્રમાણ વધ્યું। इस वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ गया है।